हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पॉलिटिक्स के बारे में बात करना की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स से मेरा कोई वास्ता तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स को ऑब्ज़र्व मैं डीपली करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स एक अजीब सा खेल है। यहाँ पर पता नहीं चलता कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ दिखते हुए भी किसके खिलाफ है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आजकल इलेक्शन का दौर है। एक फ़ेज़ हो चुका है, दूसरा फ़ेज़ 25 को है और लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है इस बार। खासकर कश्मीर में लोग बहुत संख्या में बाहर निकल रहे हैं, रैलीज़ को अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं और यहाँ तक कि बहुत से जो एलिमेंट्स ऐसे जिनको पहले आज़ादी का एक मूवमेंट चला रहे थे, वो भी आज इस पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। हर एक को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पार्टिसिपेट करने का, इलेक्शन लड़ने का, और अगर ऐसा सक्सेसफुल होता है ये, तो एक बहुत बड़ी जीत होगी डेमोक्रेसी की। तो दोस्तों, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जम्मू से होगा और एक नॉन मुस्लिम होगा। जम्मू के लोगों की ये एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन है कि जम्मू का कोई चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। 2014 में तो एक मौका मिला था बीजेपी को जम्मू का सीएम बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको गंवा दिया। ऐसा मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी के ही एक सीनियर लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, जो कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, कि जब 2014 में हंग असेंबली बन गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफ़र किया था बीजेपी को कि जम्मू का कोई सीएम आप बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बीजेपी ने बाप बेटा, जिनको बीजेपी कहती है, बाप बेटे की ऑफ़र को ठुकरा दिया और उन्होंने प्रेफर किया बाप बेटी का सपोर्ट करना। पहले बाप को और बाद में बेटी को सीएम बनाया बीजेपी ने, और इस तरह जम्मू के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा एक जो चांस था जम्मू के लोगों का, वो उनके हाथ से निकल गया। चलिए, खैर, ये पॉलिटिक्स है, ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि ये एक जम्मू के लोगों की एक जो सपना था उसको तोड़ा गया 2014 में। चलिए, खैर, वो उनका पार्टीज़ का अपना इंटरनल मामला होता है, हमें क्या लेना देना उसके साथ। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आज इस इलेक्शन में दो ही मेजर इश्यूज़ हैं। पहला है डेवलपमेंट और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। सभी पार्टीज़ प्रॉमिस कर रही हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक रियली एक इशू है, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़िम्मेवार है जो हम नशे का जो देख रहे हैं व्यापार चल रहा है, तो उसके पीछे भी जो वजह है वो एक अनएम्प्लॉयमेंट है। पढ़े लिखे बेरोज़गार बच्चे हमारे, वो कोई काम नहीं है, और अगर काम मिलता भी है तो वो एक उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको वो दबा के तो काम कर रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, किसी ने पीएचडी की है, किसी ने एमफिल किया है, किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, तो अगर उन लोगों को कोई छोटे से काम के लिए
मतलब जितना उनका वर्थ है उसके मुताबिक उनको काम ना मिले, तो ये एक बहुत ही उन लोगों के लिए एक हैरासमेंट का बाइस होता है, बट मजबूरी में वो करते हैं। तो बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में कुछ लोगों का कहना है कि 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, 2014 के बाद ही जो डेवलपमेंट हुई है वही हुई है, उससे पहले कुछ नहीं। ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि वो डेवलपमेंट क्या समझते हैं, डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है उनके लिए। मेरे लिए तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है कि अगर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज होता है, अगर उन लोगों का जो रहन सहन है, जो लोगों की ख्वाहिशें हैं, अगर वो पूरी होती हैं तो हम उसको डेवलपमेंट मानेंगे। सड़कें बनाना, दीवारों को पेंट करना, टाइल्स लगाना, ये कोई डेवलपमेंट का बेस नहीं है। डेवलपमेंट का बेस है लोगों का लाइफस्टाइल कितना चेंज हो, क्योंकि सड़कें बनाना, बिजली देना, पानी देना, ब्यूटिफिकेशन करना, ये तो गवर्नमेंट्स का काम है। ये तो उनका गवर्नमेंट होती ही इसीलिए है कि लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए उनको अच्छी अच्छी सड़कें दें, पानी पीने का साफ़ पानी मिले उनको, बिजली अच्छी क्वालिटी की मिले उनको और रेगुलर मिले। ये होता है, ये तो बेसिक काम है गवर्नमेंट्स का। लेकिन इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं किसी सरकार को या किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मैं किसी का कोई स्पोक्स पर्सन हूँ, बट अगर हम देखें, मैं जम्मू शहर को बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मैं जम्मू शहर की ही बात करूँगा। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि अगर 2014 से पहले कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई तो जम्मू में रेलवे किसने लाया? जम्मू में रेलवे आने के बाद उसको उधमपुर किसने पहुंचाया? कटरा किसने पहुंचाया? बनिहाल से बारामूला तक रेलवे किसने पहुंचाई? अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पहले जम्मू में एक सिर्फ SMGS हॉस्पिटल होता था, उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना। ये किसने बनाया? अगर 2014 से पहले अगर डेवलपमेंट नहीं थी तो ये काम कैसे हो गए? ये किसने बनाए? किसी ने बनाए हैं, किसी ने इनके बारे में सोचा तो ये बने हैं। तो यही तो डेवलपमेंट आप की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक यही तो डेवलपमेंट है। और ये आप जो मतलब 2014 के जो के बाद के जो क्लेम करते हैं, क्या उनकी नज़र में ये चीज़ें डेवलपमेंट नहीं थी? सड़कों की बात करते हैं, पहले जम्मू तवी के ऊपर एक लोहे का ब्रिज होता था जिस टाइम हम स्कूल कॉलेज में जाते थे। आज वहाँ पे 4 ब्रिजेज़ हैं। तो ये किसने बनाए? मतलब कि जो भी काम हुए हैं, जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, सलाल बना है, डूलहस्ती बना है, ये किस गवर्नमेंट ने बनाए? चाहे ये प्रोजेक्ट्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थे या नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, लेकिन काम तो हुए हैं, डेवलपमेंट तो हुई है। ट्रांसमिशन लाइंस जहाँ पर 132 kV, 220 kV, 400 kV, इवन 800 kV तक भी अगर जम्मू में बन रहे हैं तो यही तो डेवलपमेंट है। और आप किसको डेवलपमेंट कहते हैं? सिर्फ गलियों में टाइलें लगाने को ही अगर डेवलपमेंट मानते हैं तो उसके साथ भी अगर आप कंपेयर करें तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स
जो बने हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, या आप उनको देखना नहीं चाहते, या आप उनको लोगों को बताना नहीं चाहते कि वो भी डेवलपमेंट थी, डेवलपमेंट हुई है। तो इसके अलावा स्कूल देख लीजिए, एजुकेशन सेक्टर में हर गांव में ऑलमोस्ट 90% गाँव में स्कूल्स हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, तो वो किसने बनाए? तो दोस्तों, कॉलेजेस का एक नेटवर्क बना, वो 2014 से पहले क्या कोई कॉलेज J&K में नहीं था? हर टाउन में कॉलेज थे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉलेजेस थे, तो वो 2014 से पहले बने हैं। तो डेवलपमेंट, मेरे हिसाब से डेवलपमेंट कोई एक ऐसा नहीं है कि आज डेवलपमेंट जो होगी है तो बस इसके बाद डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जो आज है, आज J&K में एम्स बने हैं, तो एम्स के बाद भी हमें और रिक्वायरमेंट होगी। अगर आज बारामूला तक रेलवे लाइंस पहुंची है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़े कि रेलवे को लद्दाख तक एक्सटेंड किया जाए। तो अगर आप डेवलपमेंट की बात को यहीं पर अगर हम सोचें कि बस दिस इज़ द फाइनल डेवलपमेंट, तो ये एक हमारी, मैं तो कहूँगा, एक मूर्खता ही होगी। क्योंकि हर गवर्नमेंट जो भी आएगी या जो भी आज तक आई, उसने जितने उसके पास रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से उसने डेवलपमेंट की है। तो इसलिए डेवलपमेंट कोई मेरी नज़र में इशू नहीं है जब तक लोगों का रहन सहन, लोगों का ज़िंदगी में कोई असर ना पड़े, ज़िंदगी में कुछ चेंज ना आए, तब तक कोई भी डेवलपमेंट बेकार है। तो जो दूसरा पॉइंट जिस पे मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँगा बात, वो है एम्प्लॉयमेंट। अक्सर जम्मू के लोगों का एक विचार है, एक एलिगेशन होता है कि जम्मू के लोगों को इग्नोर किया गया एम्प्लॉयमेंट में प्रीवियस गवर्नमेंट्स के द्वारा। इल्ज़ाम यही लगता है कि कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने जो रूलर रहे हैं मैक्सिमम टाइम, ऑलमोस्ट होल ऑफ द टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने जम्मू को इग्नोर किया, जम्मू के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। जब तक इसका कोई डाटा ना हो ना, हम हवा में तीर नहीं चला सकते, और ना ही चलाना चाहिए। इसका डाटा हमें मिलेगा अगर गवर्नमेंट ऑफ J&K एक डाटा इशू करे कि जितने आज पेंशनर्स हैं उनका बायोडाटा, उनका लिस्ट एक पब्लिश कर दें कि कश्मीर में कितने पेंशनर्स हैं और जम्मू में कितने पेंशनर्स हैं जो रिटायर होके घर बैठे अपनी पेंशन ले रहे हैं, या अगर कोई किसी की डेथ हो गई है किसी पेंशनर की, तो उसकी फैमिली को जो पेंशन मिल रही है वो कितने लोग हैं। उस डाटा से हमें ये पता चलेगा, क्योंकि जो भी पेंशनर्स हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स में ही हुआ है। 2000 से पहले ही जो अपॉइंट हुए हैं, या 2000 हो सकता है कोई रेयर केस हो, 2005 तक के कुछ लोग रिटायर हुए हों, तो उन लोगों का डाटा अगर पब्लिश हो जाए तो हमें पता चलेगा कि वाकई इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या नहीं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इंटरेस्ट के लिए गलत एलिगेशंस भी लगाते हैं, क्योंकि लोगों का वोट लेने के लिए दूसरे को गलत साबित करना पड़ेगा। यही पॉलिटिक्स है। सामने काम हुआ हो उसको भी कहना कि ये काम नहीं हुआ है,
ये दिस इज़ पॉलिटिक्स। तो खैर ये तो एक बड़ा मुद्दा है कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन का जो चार्ज लगता है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए वंस फॉर ऑल कि जो पेंशनर्स हैं वो कितने हैं, कश्मीर के कितने हैं और जम्मू के कितने हैं। इससे हमें एक फिगर मिल जाएगा, तो हम फिर फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हैं कि वाकई ये कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या नहीं। तो जो अभी की ये एम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो एक सीरियस इशू है। सीरियस इशू इसलिए क्योंकि अगर लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आगे क्या, बड़ा क्वेश्चन यही है कि पढ़ाई के बाद आगे क्या। हज़ारों इंजीनियर्स हर साल कॉलेजेस से निकल रहे हैं, हज़ारों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हर साल हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से निकलते हैं, तो आगे उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। प्राइवेट जॉब्स हैं, बट प्राइवेट जॉब्स भी उनके जो स्टेटस है उसके हिसाब से नहीं मिलता, तो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। फ्रस्ट्रेट होके फिर वो क्राइम की तरफ भी जाते हैं, प्लस नशे की तरफ भी जाते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक इशू है। जो लोग प्रॉमिस तो करते हैं पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के टाइम पे, बट इलेक्शंस हो जाती हैं तो फिर हमको कोई पहचानता नहीं है। उन्हीं लोगों के काम होते हैं जिनका सेक्रेटरीट तक पहुंच होती है, मिनिस्टर्स तक पहुंच होती है, उन लोगों के काम होते हैं। रिसेंटली हमने देखा जॉब्स निकले, लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन बाद में लिस्ट कैंसिल हो गई। ये हेरा फेरी जो होती है, इसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, बच्चे गलत काम की तरफ निकलते हैं, या फिर माँ बाप को तंग करते हैं। तंग तो नहीं, लेकिन अपना राइट मांगते हैं, उनको लाखों रुपए लगा के फ़ॉरेन की तरफ उनको जाना पड़ता है। तो फ़ॉरेन में भी जाके कोई उनको रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं मिलता। रेयर होते हैं जिनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस होगा, उनको रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाएंगे, बट मोस्टली जो हैं उनको छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। तो इस करके दोस्तों, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, किसी पार्टी से मेरा या किसी कैंडिडेट से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो अपने बेटर फ्यूचर के लिए, बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए वोट कीजिए, कैंडिडेट को देख के वोट कीजिए। तो जो एक होता है हम लोगों में, मोस्टली जो वोटिंग होती है वो कास्ट और कम्युनिटी के बेसिस पे होती है। ऐसा नहीं करें तो अच्छा रहेगा। जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है, जो कैंडिडेट डिज़र्विंग है आपकी नज़र में, उसको वोट कीजिए। बाकी मेरे जो कश्मीर के दोस्त हैं उनको मैं मुबारक देता हूँ कि वहाँ पर हालात अच्छे हो गए हैं। अब जो लोगों के बीच में एक एलिनेशन था, जो लोग आज़ादी के दीवाने बने हुए थे, अब वो शायद इलेक्शंस के थ्रू अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो उनको सपोर्ट कीजिए, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए। तो बस इतनी ही बात करनी थी। थैंक यू, और फिर मिलेंगे। नमस्कार।